चीजों का हम अध्ययन ये माइक्रो बायोमॉलिक्यूल यानी ग्रह है जितने सब प्रोटीन अर्थात इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसमें के स्थान पर फास्फोरस अधिक मात्रा में है। फास्फोरस रिच मॉलिक्यूल है। तो ये अब तक ज्ञात बाकी के मॉलिक्यूल से भिन्न है। इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा, इसके बारे में हम करेंगे। तो इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने फर्स्ट सेल्स के न्यूक्लियस में देखा। क्योंकि सबसे पहले इसे न्यूक्लियस के अंदर देखा गया, इसलिए इसका नाम प्रतीक्षा ने हाथ उठाया, प्रतीक्षा ने हाथ से रेस किया, प्रतीक्षा ने हाथ उठाया है। फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले इसे फर्स्ट सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किया 1869 में, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लिन। बाद के अध्ययनों से पता चला कि इसकी जो नेचर है या इसकी जो प्रवृत्ति है वो एसिडिक होती है। इसकी प्रवृत्ति एसिडिक होने के कारण इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके तीन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। तीन इसके प्रमुख रासायनिक संगठन हैं जिनसे डीएनए बना होता है या न्यूक्लिक एसिड बना होता है। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे पेंटोज शुगर की। इसे रब कर दें, नोट कर लिया होगा ये। पहला पेंटोज शुगर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की है। पहला है राइबोज शुगर, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। उनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा अंदर नहीं है। पहले राइबोज शुगर का
बना रहे हैं। आपको बताइए कहाँ पर? ये राइबोज शुगर का राइबोज ऐसे डीऑक्सीराइबोज थोड़ा बड़ा लिखिए। तो देखिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें कार्बन नंबर 2 पर आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन अणु रीजनरेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का अणु कम है, तो ये इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसी पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूक्लिक एसिड को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो हम इसे डीएनए और आरएनए कहते हैं, डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर। इतना नोट कर लिया सभी ने? इसे हम कब करते हैं? सबने नोट कर लिया होगा ये? इस बच्चे जड़ गए आपको साथ ही साथ और अगर कोई चीज लाठी चल जाती है तो अपना हैंड रेज करिए। उधर ही कर रहा है। अपना हैंड रेज करेंगे तो हम आपकी बात सुन पाएंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप पूछिए। पूछने का तरीका है कि आप अपना हैंड रेज करेंगे। पेंटोज शुगर की बात है, फॉस्फेट ग्रुप कैसे कट रही है फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। अर्थात एक पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल के बीच फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो दूसरे पेंटोज शुगर को उसके साथ जोड़ने का काम करता है। या हम कह सकते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल के बीच ब्रिज का काम करता है, जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक चेन बनाते हैं। इसके बाद नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्यूरीन व प्रिमिडीन के नाम से जानते हैं। देखिए प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन आता है, जबकि प्रिमिडीन में साइटोसिन व थायमिन आते हैं। प्यूरीन और प्रिमिडीन एक अल्टरनेट क्रम में आपस में जुड़े रहते हैं। एक प्यूरीन होगा तो दूसरा प्रिमिडीन होगा। जैसे एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा थायमिन होता है, इसका साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन। अल्टरनेट क्रम में ये ऊपर अटैच रहते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि पेंटोज शुगर जब शुगर से जुड़ता है उसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे फास्ट
डाई एस्टर बॉन्ड करते हैं, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहाँ पर होते हैं? पेंटोस मॉलिक्यूल के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं, और जो नाइट्रोजन बेस के बीच में बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया? ये जो नाइट्रोजन बेस है वो दो प्रकार के होते हैं, क्लोरीन और ब्यूटीन। यहाँ पर एक पांचवा भी नाइट्रोजन गैस होता है जिसे यूरेसिल कहते हैं। यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए होता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर, थायमीन की जगह पर यूरेसिल रहता है। बाकी आरएनए डीएनए दोनों में तीन जो नाइट्रोजन बेस हैं वो सेम रहते हैं, एडेनिन गुआनिन थाइमिन। केवल थाइमिन के स्थान पर आरएनए में हम यूरेसिल प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। तो इतना नोट कर लिया। आप साथ साथ नोट करते रहिए, कोई समस्या है पूछना है तो आप एड्रेस करें। आप देखिए स्ट्रक्चर, बताइए अगर हम वीडियो नहीं खोले, वीडियो खोल दें, वीडियो तो खोल दें बच्चे। ये कई भैयाओं ने अपनी वीडियो बंद कर रखी है, वीडियो खोलें। भैया बहने पता कैसे लगेगा? सभी अपनी वीडियो नहीं नहीं आगे सर। तो ऐसा करो, स्लाइड को कहते हैं राइट साइड करो। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आवाज प्रतीक्षा सक्सेना है, प्रतीक्षा सक्सेना ने हैंड रेस किया है, प्रतीक्षा सक्सेना ने हैंड रेस किया है। आप प्रतीक्षा बताइए। प्रतीक्षा आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने हैंड रेस किया है, आपने हैंड रेस किया है, आवाज नहीं। अपनी वॉल्यूम अनम्यूट। प्रतीक्षा करेंगे, यहाँ से परमिशन मिलने के बाद अपने आप को अनम्यूट करके बात करेंगे। इस करिए टॉस। फोन कर लो। हेलो, जिसे कुछ पूछना है तो अपना जब हैंड रेज करते हैं और हम यहाँ से परमिशन देते हैं तो आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, तभी हम आपकी बात सुन पाएंगे। और सभी अपनी वीडियो ऑन रखें। ये क्या नाम है? राहुल ने किया है, राहुल कुमार हैंड रेस। जो भी हैंड रेज करते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें, तभी हम सुन पाएंगे आपको। राहुल कुमार, हेलो, और अपने आप को म्यूट रखेंगे तो हम कहाँ सुन पाएंगे।
हेलो, देख रहे हैं आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दो स्टैंड आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपस में रस्सी के समान लिपटे हुए हैं और इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ आयन से जुड़ा हुआ है और नहीं आई इनको ये बंद कर दे और एक क्रम कंटिन्यूअस चल रहा है। इससे एक रचना बनती है जिसे हम पॉली कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, पॉली चेन, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके एक चेन बनाते हैं, इसलिए इसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं मॉडल में, तो मॉडल आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं दो चेन हैं सेकेंड, और ये दोनों चेन आपस में इन नाइट्रोजनस बेस के द्वारा जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं इनके बीच में थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन इस टाइप से जैसे सीडी में डंडे नहीं होते उस टाइप से 1 बाय 1 जुड़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इस टाइप से एक वेल वाइल्ड यानी बहुत अच्छी तरह से कुंडलित संरचना बनती है, देख रहे हैं आप इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड दोनों हैं, ये स्ट्रैंड बने हैं फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के द्वारा। इनको आपस में जोड़ने की जो संरचनाएं हैं, ये नाइट्रोजनस बेस है जिन्हें आप देख रहे हैं। शुरू से एक निश्चित क्रम के बस निश्चित दूरी के बाद ये आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, तो इन्हें हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड हैं, आप देख रहे हैं, इनके बीच की दूरी समान रहती है, अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि एक दूसरे के प्रति समानांतर है। तो समांतर का मतलब होता है, हमने लिखा 5 डैश, इसका दूसरा हिस्सा लिखा 3 डैश, यहाँ लिखा हमने 3 डैश, इसका दूसरा हिस्सा लिखा हमने 5। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी प्रति समानांतर। तो इतना समझ आ रहा सबके, आगे बढ़ा जाए। बढ़ाइए सर। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बनाने के डीएनए का। अब हम बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल की। डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए। देखिए 1869 से लेकर जब से डीएनए की खोज हुई या न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई, तब से लगातार इसकी संरचना को समझने का साइंटिस्ट प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी इसकी संरचना को सही ढंग से समझाने में सफल नहीं रहा। इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो 1953 में 1953 में वॉटसन एंड प्रस्तुत किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रैंकलिन के क्रिस्टलोग्राफ और सालगार प्रूव किया था। के आधार पर अपना एक मॉडल तैयार किया और डीएनए की स्ट्रक्चर की व्याख्या की, जो
सभी की आसानी से समझ में आई और उसे सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। इन्हें डीएनए का डबल हेलिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। वॉटसन, क्रेग और फ्रैंकलिन तीनों को संयुक्त रूप से डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का नोबेल प्राइज दिया गया। इसमें फ्रैंकलिन ने डीएनए का क्रिस्टलोग्राफ किया था। उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। फ्रैंकलिन ने सही ढंग से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, उसी क्रिस्टलोग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई किया और उसे सारगाफ रूल के साथ एक्सप्लेन किया। सारगाफ रूल क्या होता है? सारगाफ ने बताया था कि डीएनए के अंदर जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं, नाइट्रोजनस बेस वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे इसे बता दूं, सारगाफ रूल के अनुसार जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस है उसमें एक जो है क्लोरीन प्रिंटिंग के साथ होता है। एक क्लोरीन हुआ उसके साथ दूसरा प्रिंटिंग हुआ। जैसे हम एडेनिन क्लोरीन का डबल बॉन्ड के साथ चौथा कौन है इससे? गुआनिन। गुआनिन क्या हो गया? प्रिमिडीन हो गया। एक क्लोरीन दूसरा प्रिमिडीन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि डीएनए के अंदर इनका जो रेशियो होता है वो समान होता है। जैसे एडेनिन प्लस गुआनिन और साइटोसिन प्लस थाइमिन, इनका अनुपात निश्चित होता है। ये किसने बताया था? सारगाफ। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, उन्होंने फ्रैंकलिन के क्रिस्टलोग्राफ और सारगाफ रूल के आधार पर डीएनए को जब एक्सप्लेन किया तो उससे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्राप्त हुआ, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया। डबल हेलिक्स मॉडल के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, आप लोगों को बताइए। ये हो गया। और पॉइंट्स आप नोट कर बताइए पहले फिगर बना लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना हैंड रेज करिए, पूछ सकते हैं आप। और सभी लोग अपनी वीडियो खोल कर रखें। मैं यहाँ ये दोनों स्टैंड अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, आप भी चाहें तो अलग अलग कलर से बना सकते हैं, अलग अलग इससे क्लियर दिखेंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी। बनाते जाइए। ये तो दो स्टेप हो गए, फाइव डाइस, दूसरा जो दूसरा स्टेप होगा हो जाएगा थ्री डाइस, थ्री डाइस, दूसरा वाला हो जाएगा फाइव। अब देखिए इनमें नाइट्रोजन बेस है चीनी के डंडों के समान,
बनाते जाइए हमारे साथ। जहां पर आपको कुछ पूछनी है अपना हैंड रेज करिए। अच्छा 5 मिनट चाहिए। समझ जाइए सब साथ। टाइप से जुड़े रहते हैं टाइप से आपने बना लिया होगा। ऐसे बना लो टाइप से बनाइए। मैं आपको देखिए यहाँ पर ये जो दोनों स्टैंड हैं इनके बीच की दूरी या हम कह सकते हैं इनका व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम है। इनका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए की एक इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए की 1 पीस की लंबाई बहुत छोटा है। 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब ये कॉइलिंग करता है तो इसमें कॉइलिंग में दो प्रकार की खाद बनती है। एक छोटी खाद होती है उसे कहते हैं माइनर फ्लो और जो बड़ी खाद बनती है उसे कहते हैं मेजर फ्लो। देखिए पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इक्वल टू वन न्यूक्लियोसाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं तो आप बताएंगे पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम वन न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फास्फेट ग्रुप ऐड करते हैं इसमें Q4 हमने ऐड कर दिया या फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो हमें हो गया न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं और जो इकाई बनती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप और इंक्लूड कर दें तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। जी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। इतना समझ आ गया सभी के? फिगर बना लीजिए। ये आ गया। नोट करिए इसे।
किसी को पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। टाइम तो मिल गया। टाइम आ गया। तो देखिए आज हमने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की। न्यूक्लिक एसिड की खोज कैसे हुई, सबसे पहले किसने से देखा, फिर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, उसे किसने प्रस्तुत किया, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल। इनको जरा हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, आप देखते चलिए। तो देखिए डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल तो जो स्ट्रैंड होते हैं वो स्ट्रैंड पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप द्वारा बने होते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड एक चेन फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में अटैच होते जाते हैं, जिससे एक चेन लाइन संरचना बनती है, जिसे न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तीसरा, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी कांस्टेंट रहती है, तो लगभग 20 है के नाम है। दूरी कांस्टेंट का मतलब है कि इनके बीच की जो दूरी है वो कंपन नहीं होती। पैरेलल का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर रहें, अंतर उनके बीच का समान रहे। जैसे आपने देखा रेल की पटरी में भी जो दोनों पटरियां हैं उनके बीच की दूरी समांतर होती है, कंपन नहीं होती। वैसे डीएनए में भी तो दोनों इसके स्ट्रैंड है उनके बीच की दूरी कांस्टेंट ही रहती है। चौथा है इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस, इनके जुड़ने का क्रम निश्चित है कि क्लोरीन के साथ प्रोटीन के साथ क्लोरीन ही अटैच होगा और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे इनके बीच में। हाइड्रोजन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि डीएनए में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये हाथ खड़ा किया। तो आप बताएंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये और देखो। हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन है? हाथ खड़ा किया। हाथ खड़ा किया है, 2 बच्चों ने। एक ही है। तो आप अपनी आवाज अनम्यूट करिए। जब आप हैंड रेज करते हैं तो अपनी आवाज की अनम्यूट करेंगे तब हम आपको सुन पाएंगे। अपनी आवाज ही बंद करनी चाहिए। उधर से तो आवाज नहीं करे, उधर से आवाज ही नहीं करे। आवाज बंद कर रखिए। आपने हैंड रेज किया है तो अपनी आवाज भी तो आप अनम्यूट करेंगे। नाम बताओ। नाम बताओ। ये है। विनोद पांडे जिसने हाँ हैंड रेज किया है विनोद पांडे, तो आप अपना आवाज भी तो अनम्यूट करिए। सर कर दिया अनम्यूट। है उसके बीच नाइट्रोजन है और जबकि पेट्रोल शुगर और पेट्रोल शुगर के सबसे बॉन्ड बना है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है।
दूसरा नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी अपने हमने डिवाइड की दूरी है 3.4 इलेक्ट्रॉन और डीएनए के एक पीस में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अगर 10 न्यूक्लियोटाइड हैं तो उनके बीच का जो लेंथ बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी 34 है। अभी हमने आपको मॉडल दिखाया, उस मॉडल में जो नाइट्रोजन है के डंडे के समान निश्चित में जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं उनके बीच की दूरी भी कांस्टेंट है, कितनी रहती है 34। और डीएनए के एक में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी और डीएनए जो होता है हाईली कॉइल्ड बहुत ही कॉइल्ड अवस्था में रहता है। हमारी प्रत्येक सेल में लगभग 2 मीटर डीएनए होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ई-क्यूराई का, कहते हैं एसिड क्यूराई, कि अपनी सेल का जो वॉल्यूम है उससे 700 गुना अधिक, कितना 700 गुना अधिक डीएनए होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा बैक्टीरिया है तो उसके अंदर कितना लंबा डीएनए है, लेकिन वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार से ह्यूमन सेल में बताया 2 मीटर लंबा डीएनए होता है और हमारी बॉडी में 10 की घात 14 से अगर प्रत्येक सेल के डीएनए को निकाला जाए उसे एक चेन बनाई जाए तो इतनी लंबी चेन बनेगी कि सूर्य तक 7 बार जाकर के वापस आ सकती है। इतना डीएनए के अंदर है। तो इतने लिखेंगे। इसके बाद न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अभी हमने बताया आपको न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड। तो आप समझा के 2 मिनट दोबारा आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड पूछा जाता है तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। इक्वेशन बता देता हूँ। डीएनए में पेंटोज और नाइट्रोजन बेस के मिलने से बनने वाली जो यूनिट है क्या कहेंगे, इसे एक न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप भी इंक्लूड कर लें तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक हो गया। हेलो सर। डीएनए क्या है तो सर हेलो। हाँ बताइए। अरे सर आवाज आप नहीं आ रही। तो हेलो सर आवाज आप नहीं आ रही है। आवाज वाइस आप नहीं आ रही है। हाँ सर बताइए। वो वहीं से कनेक्टेड अरे वहाँ पे पहला वाला ही समझ में नहीं आया सर जी वो। बता रहे हो। यस सर। हाँ बोलिए। अरे सर पहला वाला वो समझ में नहीं आया। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे सर वो पहला वाला समझ में नहीं आया। न्यूक्लियोसाइड क्या समझ नहीं आया। अरे सर न्यूक्लियोसाइड सर आवाज साफ आ रही है कि बच्चे म्यूट हटा रहे हैं सर जी म्यूट बोलो। साइड में क्या होता है, इसमें पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस इनके मिलने अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट ग्रुप कर दें तो फिर वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और पूछना किसी कुछ
ना ना हो गया। को क्या लिखे हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ चीज समझ नहीं आई उसे ठीक कर लेंगे। और जब सर एक सेकंड रुक जाओ सर। आज उपयोग करिए और वॉइस पर आवाज बोलिए, हेडफोन का उपयोग करिए। जब आवाज सर एक सेकंड रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं? ये इसी मत लेना मत बने सफर का इसमें ठीक है, आज भाई बस इसी मत ले करंट में क्या